सो लास्ट क्लास में हमने वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में किया था, राइट। चलो अब देखो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में हमने क्या किया था। हमारे पास में हमने देखा था कि आपके पास में जब लाइट एंटर करती है आपकी आंख में, लाइट एंटर करती है आपके पास में, जो कॉर्निया है वहां से, कॉर्निया से एंटर करके देन प्यूपिल से जाती है आंख के अंदर। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है आपके पास में, मेम्ब्रेन की तरह होता है, नॉट मीडियम सॉरी, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो आंख के बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसमें प्यूपिल हमारे पास एक स्मॉल होल जहाँ से लाइट एंटर करती है, और लाइट एंटर करती है लेंस से जाके वो कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड देन आपके पास में इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, राइट। इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था आपके पास में कि जो फोकल लेंथ है लेंस की, वो इंक्रीज होती रहती है या फिर डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फोकल लेंथ इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपके पास में लेंस जो है वो थिक होता जाएगा आपके पास में, फोकल लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। एंड उल्टा आपके पास में अगर लेंस जो है वो आपके पास में थिन हो रहा है आपके पास, तो फोकल लेंथ आपके पास में क्या हो रही होती है, डिक्रीज होती रहती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सिलरी मसल्स। क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यस, फॉर दिस हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिलरी मसल्स। इनका काम होता है उसको लेंस के साइज को कंट्रोल करना। किस तरीके से वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब ये चीज क्लियर है, हाँ ये ना। देखो अब इससे एक चीज आती है आपके पास में जिसे कहते हैं हम अकोमोडेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस, अकोमोडेशन। आपके पास में हमने क्या देखा आपके पास कि जो फोकल लेंथ है हमारी आंख का, वो ऑटोमेटिकली आपके पास में एडजस्ट होता है अपने आप से। जब आप जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो अपने आप फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगा। जब आप पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं फोकल लेंथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जब जो है वो डिम लाइट में काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो मसल्स एडजस्ट हो जाएंगे। आप ब्राइट लाइट में काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपके मसल्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। सेम चीज है हमारे पास में, तो इसे कहते हैं हम अकोमोडेशन। क्या कहते हैं आपके पास में, अकोमोडेशन। सो व्हाट इज अकोमोडेशन आपके पास में, एग्जैक्टली द एबिलिटी ऑफ एन eye change the focal length of its lens in such a way that the sharp image of an object at different positions from the eye is found on the retina is known as accommodation of eye। आपके पास समझ में आई बात, ये एक एबिलिटी है आपके पास में आई की कि वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, इसी की एक शार्प क्लियर इमेज अलग अलग पोजीशन की। अगर आप पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब भी, आप फार अवे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब भी, आप मिनिमम डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब भी आपके पास, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपके पास में कि जब आप एक दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो तो हमारे जो मसल्स हैं आपके पास में वो रिलैक्स स्टेट, राइट। मसल्स क्या है आपके पास में, रिलैक्स स्टेट पे। उस वक्त हमारा जो फोकल लेंथ है वो है इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या है, इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आपके पास में, दूर है आपके पास में। तो जो सिलरी मसल्स होते हैं ये कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं। सिलरी मसल्स क्या होंगे, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही सिलरी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे जो लेंस है वो पतला होता जाएगा। लेंस क्या होगा आपके पास में, पतला होता जाएगा, वो फ्लैट होता जाएगा, वो थिन होता जाएगा। और उसके थिन होते होते हमारा जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होगा, राइट। अगर आपके पास ये थिन हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीजेस द फोकल लेंथ, ठीक है। इससे फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास में, जिस कारण से हमारे पास में एक क्लियर इमेज आपके पास में फॉर्म हो रही है रेटिना पे। एट द सेम टाइम आपके पास में अगर आप किसी पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप किसी पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो, आप पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, पास का ऑब्जेक्ट मतलब
हम बात करें ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर, इसे नियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। तो आप किसी अगर पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दैट इज नियर पॉइंट हमारे पास ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर है आपके पास। अब ऐसे में आपके पास में क्या है, फोकल लेंथ को रिड्यूस करना। तो सिलरी मसल जो आपके पास में रिलैक्स पोजीशन में थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, वो एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगती है, बेंड होने लग गई है आपके पास में। दे स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों लेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपका अब लेंस क्या हो रहा है, अब आपका लेंस थिक होता जाएगा। अब लेंस क्या हो जाएगा? थिक होता जाएगा। मतलब लेंस थिक हो रहा है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है आपके पास में? इंक्रीज होती जा रही है, कि वो मोर कॉन्वेक्स होता जा रहा है आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसके कारण से लेंथ थिक होता जाता है, वो ज्यादा कन्वर्जिंग मोर कॉन्वेक्स होता जाएगा। इस कारण से अब आपके पास में जो इमेज है क्लियरली फॉर्म हो जाएगी रेटिना। दैट इज अ क्लियर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। समझ में आती है? दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड इसको कैसे मेजर करते हैं? हम फोकल लेंथ को मेजर करते हैं डायप्टर। कैसे करते हैं? डायप्टर। सो फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन डायोप्टर आपके पास। एंड दिस पावर ऑफ अकोमोडेशन, अच्छा पूरे में देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सिलरी मसल पे डिपेंड कर रहा है। सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ आपके पास में थिक हो पाएगा। फोकल लेंथ अगर आपके पास में जो है वो रिलैक्स करेगा तो आपके पास में, सॉरी, सिलरी मसल्स अगर आपके पास रिलैक्स करेगा तो फोकल लेंथ आपके पास में थिन हो जाएगा। यस और नो? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? सिलरी मसल्स पे। पर जैसे जैसे एज आपके पास में बढ़ती है तो आपका जो सिलरी मसल्स का जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, अब वो इतना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं हो पाता। एज के साथ दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपके पास में रिड्यूसेस। क्यों? क्योंकि इतने लिगामेंट्स है आपके पास में इतने एक्टिव नहीं होते, वो एक फ्लैट शेप अटेन कर देते हैं। इस कारण से आपको दूर की इमेज को देखने में मुश्किल, राइट? आपको इमेज को देखने में मुश्किल होती है। तो सिलरी मसल्स के वीकनिंग के कारण जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो भी धीरे धीरे जो है वो एज के साथ में रिड्यूस होता जाता है। जैसे आपके पास में पहले ये होता है 14 डायप्टर के अकॉर्डिंग नियर अबाउट आपके पास, देन इट रिड्यूसेस टू 10 डायप्टर के आसपास आपके पास में, एंड बाय एज आपके पास में ये हो जाता है सिर्फ 4 डायप्टर, कि आप सिर्फ 4 यूनिट ऑफ फोकल लेंथ तक आप उसको कर सकते हैं एडजस्ट, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? 1 डायप्टर का मतलब क्या हुआ आपके पास में, कि आपका फोकल लेंथ है 1/100 मीटर। तो आप उतने डिस्टेंस तक का क्लियर देख पाए। तो अब आपका जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस होके हो जाएगा ओल्ड एज में 4 डायप्टर। मतलब आप सिर्फ 1/4 पार्ट तक क्लियर देख सकते, आपको उसके आगे क्लियर नजर नहीं आता। क्यों? अब सिलरी मसल्स आपके पास में वीक हो चुकी है। समझ में आ रही है बात? तो आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन भी रिड्यूस। इसी बेसिस पे हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक होता है आपके पास नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है आपके पास? सबसे नियरेस्ट पॉइंट जहां तक कि आपके पास में क्लियर शार्प इमेज बन सकती है। आप पढ़ रहे हो, आप कई बार पढ़ते पढ़ते बुक को एकदम आंखों के पास में ले आओ, क्या आपको क्लियर दिखाई देगा? आपको दिखाई दे रहा है पर क्लियर डिस्टिंक्ट शार्प इमेज नहीं बन रही। तो नियर पॉइंट क्या होता है आपके पास? इट इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई at which an object can be placed so that its sharp image is formed on the retina without strain. आंख पर बिना कोई जोर पड़े आपके आंख की एक क्लियर शार्प इमेज बन रही है, तो उसे कहते हैं हम नियर पॉइंट।
क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वहां तक वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है जिसपे कि आपको क्लियर नजर आएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? सवाल आता है नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है, हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट इज इंफिनिटी। क्या आप इंफिनिटी तक जो है वो सही सही क्लियर क्लियर चीजों को देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगेन आप नियर पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया, इट इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस सो दैट इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विदाउट स्ट्रेन। ऐसे अगर आपके पास में आता है व्हाट इज फार पॉइंट आपके पास में, तो फार पॉइंट क्या है, इट इज द exactly the farthest point of an object from a human eye so that a sharp and image of an object is formed on the retina on the of the eye is known as far point. For a normal eye, far point is infinite. एंड अगर आता है व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर अ नॉर्मल आई, तो फॉर अ नॉर्मल आई पावर ऑफ अकोमोडेशन इज 4 डायोप्टर आपके पास। यू हैव टू डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ एन आई कि वो अपनी सिलरी मसल्स को रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करके फोकल लेंथ को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है टू मेक डिस्टिंक्ट क्लियर शार्प इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट objects आपके पास, that is power of accommodation. But for a normal eye the power of accommodation is 4 diopter. समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है आपके पास। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो लीस्ट डिस्टेंस है आपके पास डिस्टिंक्ट विजन का फॉर अ नॉर्मल आई आपके पास ये वेरी करता है। जैसे बेबीज के लिए बात करें तो बेबीज के लिए आपके पास दैट इज 7 सेंटीमीटर। बेबीज के लिए क्या है, 7 सेंटीमीटर। जो बच्चे 0 से 2-3 ईयर्स के बच्चे हैं आपके पास वो 7 सेंटीमीटर तक का ही जो है वो क्लियरली देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके सेल्स अभी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए। वहीं हम अडल्ट की बात करें तो फॉर अडल्ट इट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये 18 साल 20 साल तक के बंदों के लिए जो आपके पास में पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर। बट फिर अगेन आप देखेंगे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल आई। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल आई की। अगर किसी को कोई डिफेक्ट है तो ये नहीं होगा भाई मेरी स्पेक्स लगाओगे, आई एम एन अडल्ट। पर आप ये नहीं कह सकते भाई अडल्ट का तो 25 होना चाहिए, आपका 25 क्यों है। दैट मे वेरी आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डिफेक्ट और समथिंग। And this is also known as range of vision. क्या कहेंगे इसे? रेंज ऑफ विजन। अब हमने बोला नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या है इंफिनिटी। वो हो गया ना 7 सेंटीमीटर उनका नियर पॉइंट आपके पास, तो फार पॉइंट उनका आप अभी डिफाइन नहीं कर सकते, छोटे है ना। इंफिनिटी इसका मतलब कि 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी इंडिविजुअल है वो क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज, शार्प क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज बना सकता है उस ऑब्जेक्ट की। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। इसे क्या कहते हैं? रेंज ऑफ विजन आपके पास में। सो व्हाट इज रेंज ऑफ विजन? हाउ विल यू डिफाइन रेंज ऑफ विजन? The distance between the near point and the far point of an eye is known as range of image, जो कि फॉर एक नॉर्मल आई आपके पास क्या होता है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। समझ में आ गई बात? ऐसी अगर क्वेश्चन आपके पास एक तो आता है डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, दूसरा आता है कि आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन निकालना है। How will you find power of accommodation? So power of accommodation of an eye is defined as the maximum variation. कहता है क्या?
मैक्सिमम वेरिएशन, भाई आंख आपकी कितनी सबसे ज्यादा वेरी, कितना आपका सिलरी मसल रिलैक्स करके फोकल लेंथ को बढ़ा सकता है, कितना सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके फोकल लेंथ को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आ रही है बात? दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, P इक्वल्स टू 1/F। यहाँ पे F हमेशा इज ऑलवेज इन मीटर। जब भी न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास, आपको दिया कि भाई, हाँ हाँ, फोकल लेंथ न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास में, आपको दिया कि भाई एक आई है जिसका फोकल 25 सेंटीमीटर, तो आप इस सेंटीमीटर को पहले चेंज करेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। देन आप अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन निकालेंगे, दैट इज 1/0.25। अब देखो पॉइंट हटेगा, ऊपर आ गया 100, 100/25, क्या आएगा 25 फोर दैट इज 4। पावर की यूनिट होती है डायप्टर आपके पास में, डायप्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से आपके पास, किसे नोट करते हैं कैपिटल टी से आपके पास, इसीलिए कहते हैं कि आपको भी बताया ना पावर ऑफ लेंस इज व्हाट 4 डायप्टर। क्यों आया? क्योंकि आपके पास नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, आप पावर निकाल के देखो कितना आएगा 4 डायप्टर। इधर आ जाओ, क्योंकि जो किया हो तुझे समझ में नहीं आया, कोई नहीं आता। फिर से देख लो, आपको फोकल लेंथ आपको दिया 25 सेंटीमीटर, दैट इज ऑन ईयर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, दिस बिकम 0.25 मीटर। तो ये आ गया फोकल लेंथ का क्या 1/0.25, पॉइंट हटाओ ऊपर आ गया 100, 100/25, काट के 25 4 का, दिस इज व्हाट 4 डायप्टर। तो पावर कितना आ गया 4। समझ में आ गई बात, कहाँ से आया आपके पास 4 डायप्टर? क्लियर? तो वही चीज है, आपके पास एक नॉर्मल ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो उसके लिए नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपके पास यू क्या हो जाएगा -25 आपके पास, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द लेंस आपके पास में ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना, तो ये आपका लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर है आपका, इमेज इधर बन रही है आपके पास में, तो ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव, तो आपका u क्या हो गया -25, क्या आ गया -25। अगर हम आई की साइज की बात करें तो आई का जो डायमीटर है आपके पास दैट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेटिना का जो आपके पास में डिस्टेंस है यहाँ पे लेंस से कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस कंडीशन में अगर हम निकालते हैं कि हमारा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है और पावर क्या है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/-u प्लस 1/v, है ना, वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो u -25 माइनस माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाते हैं उसको, मैंने 10 कर दिया 1/25 प्लस 10/25, तो दिस बिकम्स 11/25। तो देखो फोकल लेंथ कितना आ गया 11/25, मतलब 25/11 सेंटीमीटर, दिस इज योर फोकल लेंथ। पर हमें तो फोकल लेंथ किस में चाहिए? मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा है? ये हो जाएगा आपके पास, और उस लेंस की पावर निकालते हैं तो पावर क्या होता है 1/f, दिस विल बी 11/100 इंटू 25, 25 होगा, क्या आ गया 44 डायरेक्ट, क्या आ गया 44 डायरेक्ट, मतलब आपका जो पावर है लेंस का कितना है 44 डायरेक्ट। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको
नियर पॉइंट दिया है या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया है, आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। पक्की बात। ऐसी फार पॉइंट देखो, फार पॉइंट नॉर्मल आई का कितना होता है, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। भाई कहाँ तक आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। पर इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा 2.5, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज तो रेटिना पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस इज 2.5। सेम निकाला हमने, पहले एफ निकाल लिया, आया क्या आपके पास 10/25। कैसे बताती हूँ देखो। देखो आपके पास क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/-u+1/। यू कितना है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/v इज 2.5, तो 1/∞ 0, पॉइंट हटेगा तो 10/25। तो फोकल लेंथ क्या आ गया 25/10, क्या है सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 25/, पावर होता है क्या, दैट विल बी व्हाट, काटो कितना आ गया 40। तो फॉर फार पॉइंट अगर हम निकालें, हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन 1/∞ मतलब 0। इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना। मान लें अगर मैंने यहाँ पे 1/1 करोड़ लिखा होता, तो 1 करोड़ से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0000 करके, वैल्यू बहुत छोटी है, तो 1/∞ इज 0। क्लियर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन आपके पास है 5 पॉइंट के लिए क्या आ गया 40। पर अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन 4। कैसे, नियर पॉइंट का आया था 44D, फार पॉइंट आया 40D, माइनस करा कितना आया, मतलब जो वेरिएशन हमारा आई कर सकता है वो कितना है कि वो 44D से 40D तक आ सकता है। कितना वेरिएशन कर सकता है, 4D का कर सकता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर अ नॉर्मल आई इज 4D, दैट इज 4 डायोप्टर। क्लियर, पक्का, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम आते हैं डिफेक्ट्स पे। देखो ड्यू टू एज, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज के बढ़ने के कारण शरीर में बड़े बदलाव आ रहे हैं, बहुत बायोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में चल रहे थे। जैसे हम आई की बात कर रहे हैं, तो अभी आपकी सिलरी मसल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है, दे कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड, बट रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से धीरे धीरे आपके जो सिलरी मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग पावर कम होती है। इनिशियली अगर हम बात करें आपके आई मसल की जो रिलैक्सिंग पावर है वो कम हो गई, मतलब अब आई मसल आपके पास में जितना इजीली रिलैक्स करके आपके फोकल लेंथ को इन्फिनिटी कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, अब वो उतना रिलैक्स नहीं होता। वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 सेंटीमीटर, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके उतने भी अटका हो, ऐसे में आपका फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आपके पास। दैट इज आप पहले इन्फिनिटी तक देख पा रहे थे, अब इन्फिनिटी तक नहीं देख पाओ, अब आप उससे पहले कहीं तक देख पाओगे, अब आप उससे पहले कहीं तक देख पाओगे। पहले इन्फिनिटी तक देख रहे थे, सिलरी मसल फुल रिलैक्स कर रहा, फोकल लेंथ वाज टू द मैक्स। आप सिलरी मसल फुल रिलैक्स नहीं कर रहा, ओनली 10% आपके पास में रिलैक्स है, तो क्या आप इन्फिनिटी तक देख पाओगे, नहीं, फोकल लेंथ रिड्यूस होगी। फोकल लेंथ क्या हो गया आपके पास में, रिड्यूस होगा। ऐसी अगर फोकल लेंथ आपकी सिलरी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है वो कम हो जाए, कि आप उनको रिलैक्स तो कर पा रहे हो पर आप उनको सिकुड़ नहीं पा रहे हो, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे,
तो लेंस का थिकनिंग रुक जाएगी, लेंस की थिकनिंग रुक जाएगी, तो अब आपके पास में जो फार पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा कि अब आप पास का नहीं देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, दूर का देख पा रहे हो। आप क्या देख पा रहे हो, दूर का देख पा रहे हो, आप पास का क्लियर नहीं देख पा रहे। वहीं पे एक और कंडीशन आती है जब दोनों ही चीजें खत्म होती जा रही है, ना ही लेंस अब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है और ना ही लेंस अब प्रॉपरली रिलैक्स कर पा रहा है। आपके समझ में आ रही है बात, ना ही लेंस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है और ना ही लेंस प्रॉपरली रिलैक्स कर पा रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है आपके पास में कि जब आपका आई लेंस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, मतलब आपका जो क्लियर विजन है ना ही पास का है और ना ही दूर का है, दिस कंडीशन इज ऑफ ओल्ड एज, मोस्टली ओल्ड एज आपके पास। इससे हम कहते हैं बायोपिया या प्रेस बायोपिया। बोलो कि बंदा ना पास का ढंग से देख पा रहा है ना बंदा दूर का ढंग से देख पा रहा है। समझ में आई बात, ये होता है आपके पास में ओल्ड एज के कारण या कुछ बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण, जिस कारण से आप सिलरी मसल्स आपके पास में उतना एक्टिव नहीं रही, उनकी आपके पास टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स खत्म होती जा रही है, जिसका वो एक शार्प इमेज नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी आई को हम एक डिफेक्टिव आई कहते हैं। क्या कहेंगे, डिफेक्टिव आई। सच एन आई इज नोन एज अ डिफेक्टिव आई, जबकि आपका आई जो है वो क्लियर विजन नहीं क्रिएट कर पा रहा होता है, तब आपकी आंख में कुछ डिफेक्ट्स आपके पास राइज होते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस या हाइपर मेट्रोपिया। समझिए अब, दिस इज अ नॉर्मल विजन आई, ये आपकी एक नॉर्मल विजन आई कि आपके पास में कहीं इन्फानाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, आपका आई जो है वो उस इन्फानाइट डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट से आपके पास में रेज आ रही है उसको क्लियरली ले रहा है और कहाँ फोकस कर रहा है, रेटिना पे। क्योंकि ये सारी आपके पास कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना पे, तो आपको कैसी इमेज मिल रही है, एक शार्प इमेज मिल रही है, यू गेट अ शार्प इमेज। बट व्हाट हैपेंस इफ योर आई गेट्स डिफेक्टेड, इफ योर आई गेट्स डिफेक्टेड आपके पास, वहां लो पहले हाइपर मेट्रोपिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट डिस्टेंस पे क्लियरली फोकस नहीं कर पा रही, आपकी आई जो है वो अपनी लेंस को उतना नहीं बढ़ा पा रही कि आप पीछे के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए आपके पास। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपका लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो गया, जिस कारण से आपकी जो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, क्योंकि रेटिना पे नहीं बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है, इस कारण से ये इमेज क्लियर नहीं बन रही होती है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो रेज है वो ज्यादा कन्वर्ज कर रही है। क्यों हो रहा है आपके पास में, एग्जैक्टली आपके पास में रेज ज्यादा जो है वो आपके पास में कन्वर्ज कर रही है। होता कब है भाई, ये होता है एक पर्सन में आपके पास में जब ऑब्जेक्ट जो है वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली कर पा रहा है, पर वो फार पॉइंट जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पा रहा है आपके पास। तो ऐसे में आपके पास में उसका जो नियर पॉइंट है आपके पास, वो नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है आपके पास में, नियर पॉइंट आपके पास में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस, पहले इसके रीजंस को समझिए। फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें, आप पहले इसके रीजंस को समझिए। आपके पास में क्या हो रहा है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पा रहे। आप पास के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पा रहे हैं, पर फार अवे आपके पास में जो है वो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं।
ऐसा क्यों होता है आपके पास? बिकॉज द इमेज ऑफ अ नॉर्मल नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना ऑफ आई हैविंग लॉन्ग साइड। आपको अभी दिखाया था इमेज कहाँ बन रही थी? रेटिना के पीछे बन रही थी। इमेज कहाँ बन रही थी आपके पास में? रेटिना के पीछे बन रही थी आपके पास। समझ में आ गई बात? तो पीछे बन रही है, इस कारण से इमेज कैसी है? क्लियर इमेज नहीं है, ब्लर्ड इमेज है। कैसी इमेज है? ब्लर्ड इमेज है आपके पास। तो जो नियर पॉइंट आपकी आई का है वो क्या हो जाता है आपके पास में? वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक का देख पा रही है, पर अगर एक लॉन्ग साइडेड आई है आपके पास तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं से 30 सेंटीमीटर होता है। क्यों? 30 सेंटीमीटर तक का क्लियर देख पा रहा है। क्यों 25 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है? मान लो फोकल लेंथ आपके पास ये है, आप सिलरी मसल्स आपके पास में सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। इस कारण से आपका जो फोकल लेंथ आपके पास में लास्ट मिनिमम रहता है वो इतना है। तो आपका फोकल लेंथ बढ़ गया, हाँ है ना? तो इस कारण से आपका जो नियर पॉइंट है वो नॉर्मल से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। नॉर्मल से क्या आ गया आपके पास में? ज्यादा हो गया। मतलब अगर आप एक लॉन्ग साइडेड या हाइपरमेट्रोपिया पर्सन की बात करें तो उसका नियर पॉइंट क्या है? एक नॉर्मल आई से ज्यादा होगा। क्यों होता है आपके पास? पहली चीज बता दी आपके पास, फोकल लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या है? सबसे पहला, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईलिड्स, कि आपका परमानेंटली इंक्रीज हो गया। क्यों? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। भाई आप सिलरी मसल्स उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। होता है ना बुढ़ापे में, जैसे आप फुल बेंड नहीं हो पाते, घुटनों को पूरा फोल्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? जॉइंट्स वीक हो गए हैं। तो सेम सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं, आप उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इस कारण से। दूसरा रीजन क्या है पॉसिबल? साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। कहता है कि भाई आपकी जो आई बॉल का साइज है, जो आपका आई बॉल है इसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो। छोटा होने के कारण जो आपके पास में जो रेज ऑफ लाइट है वो प्रॉपरली एंटर नहीं कर पा रही। रेज ऑफ लाइट प्रॉपरली एंटर नहीं कर पा रही है, इस कारण से वो फोकस नहीं कर पा रहे पूरा रेटिना। क्योंकि वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहे, इस कारण से आपका इमेज जो है वो क्लियर नहीं बन रहा है। समझे? हाइपर मेट्रो कि आपका जो नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का मान लो 25 ही है तो आपका नियर पॉइंट शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकल लेंथ है वो आपका इंक्रीज हो। तो इमेज बिहाइंड द रेटिना बनता है, हमें चाहिए इमेज यहाँ बने, इसलिए हम क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं आपके पास में। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है आपके पास में वो कन्वर्ज करेगा पहले। भाई ये आपके पास में ज्यादा दूर जाके कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा? पहले कन्वर्ज करेगा ताकि वो ताकि वो रेटिना पे इमेज को क्रिएट कर सके। क्लियर? तो आपको ना ऑब्जेक्ट का इमेज भी बनाना क्लियरली आना चाहिए। बेटा क्लियर इमेज नहीं बनाओगे ना तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भाई आपका आई का है। एप्रोप्रिएट लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्यों? समझो। इस आई के लिए नियर पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट यहाँ का क्लियरली देखो, जिससे कि आपके पास में इमेज रेटिना पर बैठे से दिस इज। अब अगर मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया, अगर ऑब्जेक्ट इससे दूर है तब भी क्या होगा?
तब भी क्या होगा आपके पास, फिर ये कन्वर्ज कर जाएगा और इमेज उसी पॉइंट पे बनेगा जहां पे बनने से आपको इमेज थी। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम इसमें अप्रोप्रिएट लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्लियर? तो हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया ना? रीजंस पता होने चाहिए क्यों होते हैं। फोकल लेंथ आई का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा आपके पास, पहली चीज। सेकंड, आई बॉल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, इस कारण से आपके पास में राइज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं हम, मायोपिया। देखो मायोपिया क्या है? हाइपर मायोपिया आपके पास फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ आपके पास? कि एक पर्सन दूर के इमेजेस को तो क्लियरली देख पा रहा है, पर पास के इमेजेस को क्लियरली नहीं देख पा रहा है। अब आते हैं मायोपिया आपके पास, दैट इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ? उल्टा, कि एक पर्सन आपके पास में नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है, पर फार बाय अवे ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है आपके पास। ऐसे में क्या होगा कि जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, कि जब किसी ऑब्जेक्ट की जो कि इंफिनिटी पे है इमेज आपके पास क्रिएट हो रही है, तो इमेज बिफोर रेटिना क्रिएट होनी क्या चाहिए थी? इमेज यहाँ क्रिएट होनी चाहिए थी, पर इमेज कहाँ क्रिएट हो रही है? बिफोर रेटिना क्रिएट कर रहा है आपके पास में। दैट इज कैसा इमेज बनेगा? ब्लर्ड इमेज बनेगा। तो ऐसे में करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एक कॉन्केव लेंस। क्या यूज करेंगे? कॉन्केव लेंस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका जो रे का बेंडिंग है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक्चुअल बेंडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअल बेंडिंग तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस बेंडिंग ऑफ को रिड्यूस करना है। हमें ये करना है, बेंडिंग ऑफ रेज को रिड्यूस करना है। तो हमने लगाया कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में डाइवर्जिंग लेंस है आपके पास में, जिसके कारण आपके पास में जो है वो आपके पास में डाइवर्ज होगा एंड देन बेंड होगा। तो उसका जो डिस्टेंस ऑफ मीट है वो रिड्यूस आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपके पास में? रेटिना पे बनेगा। समझ में आई बात? आया ना? तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? हमें इसके लिए ये करना है कि हमारे पास में ये हमारा आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है, जिसके लिए डिफेक्ट के कारण दिस इज रेटिना। आपके पास कहते हैं इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ इमेज बन रही है। हमें क्या करना है? हमें इमेज को रेटिना के आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक कॉन्केव लेंस को लगाएंगे। जिस कारण से आपका जो इमेज है, अब इमेज कहाँ बनेगा आपका? दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। आपको डायग्राम करेक्शन वाला भी बनाना है और डिफेक्ट वाला भी बनाना है, जब भी आपके पास में सवाल है। दोनों डायग्राम बनाने हैं आपको। समझ में आ रही है बात? तो करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। समझ में आ रही है बात? सुटेबल फोकल लेंथ का आपको करने के लिए रीजन
रीजन क्या है कि ये क्यों होता है? कि ये इफेक्ट आपके पास में क्यों रखता है आपके पास में? रीजन इज, उधर क्या था, आई बॉल छोटा हो जाता है, इधर क्या आई बॉल बढ़ जाएगा। आई बॉल इज लार्जर देन यूजुअल डायमीटर। अगर आई बॉल का साइज बढ़ गया आपके पास में तो इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाएगा आपके पास में। क्यों? बिकॉज लेंस तो कन्वर्जिंग है पास में। अगर लेंस कन्वर्जिंग है तो वो तो कन्वर्ज करके अपने पॉइंट पे इमेज को क्रिएट करेंगे आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो आपका जो आई बॉल है उसका साइज जो है वो आपके पास में बड़ा हो गया है, यूजुअल डायमीटर से आपके पास में इंक्रीज हो गया है, इस कारण से आपके पास ये चीज राइज होती है। दूसरा रीजन, एक रीजन मैंने बता दिया, दूसरा बताओ। एक्सेसिव कर्वेचर देखते बता रहे हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। भाई कॉर्निया से जो आपके पास में, ये आपका कॉर्निया का नॉर्मल है, वहां पर यहाँ से लाइट जा रही है आपके पास में, तो ठीक है आपके पास बन गया। अब अगर आपके पास ये कर्वेचर का बढ़ गया है आपके पास, उस कारण से भी क्या होगा कि ये रेटिना पे ना बन के, पहले बन रहा है रेटिना पे, अब क्या हो जाएगा वो रेटिना के पहले बन रहा है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। क्लियर? समझ में आई बात? आगे कराऊं? याद रहे, कैसे काम चला वो ना करते हैं।